कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, जियोग्राफी। ओके, इसमें हम लोगों ने 5 से 7 क्लासेस एक्चुअली कर ली है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हमने देख ली है, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया है ऑफ अर्थ, है ना, और हमने 2-3 दिन से शुरू किया है इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास हमारी इंडियन ज्योग्राफी की कौन सी थी, एक इंट्रोडक्शन हुआ था उसका, जिसमें हमने सारी चीजें देखी थी कि वो कितना उसका एरिया है, कौन से उसके नेबर्स है ना, कौन सी उसकी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है ना, कितनी उसकी बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्री कितनी है, वाटर बाउंड्री कितनी है, ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाली क्लास में देख ली थी। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब देखो, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से इंडिया का, मेनली हम इसमें क्या चीज देखते हैं, रॉक्स। ओके, मेनली हम क्या चीज देखते हैं इसमें, रॉक्स। तो आप समझना, रॉक्स होती क्या है, आपको क्या लगता है क्या होता होगा रॉक्स आपके हिसाब से? देखो, कोई सा भी जो मैटर हम देखते हैं अपने आसपास, वो सब किससे मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट से, है ना। केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना, उसमें सारी चीजें क्या है, एलिमेंट्स ही है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो कोई ना कोई कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स के कंपाउंड ही क्या कहलाते हैं, मिनरल्स। क्या कहलाते हैं, मिनरल्स। ठीक है, और मिनरल से ही मिलके क्या बनती है, रॉक्स। समझ में आ रहा है, रॉक्स क्या होती है ना। एलिमेंट्स होते हैं अपने आसपास, जैसे अणु परमाणु पता होगा ना, ठीक है, तो वो मिलके क्या बनता है, एलिमेंट, तत्व। ठीक है, एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, मिनरल्स, है ना, और मिनरल्स ही मिलके क्या बनाते हैं, रॉक्स, चट्टान। ठीक है, यानी कि कोई सा भी हार्ड या सॉफ्ट मटेरियल जो हम देखते हैं अपनी अर्थ पे, वो सब किस में ही लेते हैं, अपन रॉक्स में ही लेते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। एक्चुअली अपन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या है, चट्टान ही है, तो अपने को बेसिक से उठाना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि रॉक क्या है। ठीक है, ओके, है ना, क्योंकि एक क्या बात है कि अपन ने 5-7 क्लासेस कर ली है ना, तो उसमें थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें अपन ने बहुत सारी निपटा दी। अब देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, रॉक्स मेनली 3 टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक है इग्नियस, एक है सेडिमेंटरी, और एक क्या है, मेटामॉर्फिक। इग्नियस को अपन कहते हैं हिंदी में आग्नेय। क्या कहते हैं, आग्नेय। समझ में आया, आग्नेय। ठीक है, सेडिमेंटरी को अपन कहते हैं अवसादी। क्या कहते हैं, अवसादी। और मेटामॉर्फिक को हम कहते हैं हिंदी में क्या, रूपांतरित। अब शब्दों को पकड़ना, आग्नेय चट्टान, क्या समझ में आ रहा है, अग्नि। अग्नि समझ में आया, फायर, यानी कि कैसी रॉक्स है ये, आग्नेय। तो हमने वॉल्केनिज्म पढ़ा है, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, उसमें से क्या निकलता है, लावा। यानी ऐसी रॉक्स
जो किससे बनी हुई है, मैग्मा या लावा से। कैसा रहता है मैग्मा और लावा, एकदम जलता हुआ है, धधकता हुआ रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, आग्नेय। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, इग्नियस। इग्नियस का मतलब भी क्या होता है, फायर, आग। ठीक है, तो ऐसी रॉक्स जिनका ओरिजिन किससे है, मैग्मा या लावा से। मैग्मा और लावा अपन ने पूरा देखा था, वोल्केनिज्म मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड देखो, सेडिमेंटरी, अवसाद। अवसाद क्या होता है, कोई सी भी रॉक है या कोई भी सब्सटेंस है ना, तो उसका क्या होते रहता है, क्षरण होते रहता है। ठीक है, क्षरण होते रहता है। तो जैसे मान लो ये कोई रॉक है, तो इस पे कंटिन्यूस हवा चल रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, घिसेगी। ठीक है, घिसेगी और छोटे छोटे किसमें बदल जाएगी, वो कणों में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अवसाद कहीं ना कहीं जमा होगा, तो उसी को अपन क्या कहते हैं। और जब वो अवसाद बहुत समय तक जमा होते रहता है, तो उससे क्या बन जाता है, अवसादी चट्टान। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, अवसादी चट्टानें कैसी बन रही है। कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, उस पे आते हैं ना अपन। ओके, सो अपन उसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, रॉक्स एंड एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स हेल्ड टुगेदर। ठीक है, तो मेनली अपनी रॉक्स क्या होती है, शुरू से अपन एक बार रिकॉल ले तो, वन और मोर मिनरल्स के मिलने से क्या बन रही है, रॉक्स बन रही है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान किससे बन रही है, आपके मैग्मा से। ठीक है, सॉलिडिफाइड मैग्मा और लावा। आपको अगर कोई पूछे कि इग्नियस रॉक क्या होता है, तो सॉलिडिफाइड मैग्मा और लावा ही क्या है, आपका इग्नियस रॉक है। ठीक है, और सेडिमेंटरी का है क्या है, द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन और फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स। डिपोजिशन यानी क्या, अवसाद। ठीक है, सेडिमेंट, तो उसका डिपोजिशन, इकट्ठा होने से जो रॉक्स बनती है वो क्या है, सेडिमेंटरी। ठीक है, अब देखना इग्नियस रॉक्स में लेयर्स नहीं रहेगी। लेयर्स क्यों नहीं रहेगी, जैसे यहां से आपका मैग्मा ऊपर आया है ना, और यहां पे आके इकट्ठा होके क्या हो गया, जम गया, तो यहाँ पे, और वो फिर ठंडा हो गया। ठीक है, जैसे शहद के ऊपर शहद आप डालते रहोगे, तो उसमें कोई लेयर बनेगी क्या, वो शहद पूरा इकट्ठा होते रहेगा। ठीक है, बस वैसे ही ये जो मैग्मा रहता है, शहद के जैसा ऊपर आता है, ठीक है, और जमा होते रहता है, तो उससे क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक। जब, रुको एक अपन दूसरा वाला स्लाइड ले लेते हैं। ये आपकी यहाँ पे क्या बन गई है, इग्नियस रॉक बन गई, आग्नेय चट्टान बन गई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग मतलब क्या, क्षरण। ठीक है, तो जब इसकी वेदरिंग होगी, है ना, हवा से, पानी से, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो क्या बनाएगा, लेयर्स जैसे। और ये लाखों करोड़ों साल में होता है, ऐसा तो नहीं कि साल 2 साल में बन गई रॉक्स, है ना, लाखों करोड़ों साल में होता है। जैसे आपके घर पे भी कोई कमरे को आप 1 महीना साफ सफाई नहीं करोगे, तो वहां पे कितनी धूल जमा हो जाती है, जबकि वो कमरा ढका हुआ है। तो आप सोचो कि बाहर इन्वायरमेंट में रोज कितनी धूल इकट्ठी हो रही है एक जगहों पे। ठीक है, तो जैसे ये एक लेयर बनी बनी ठीक है, फिर और बहुत सारे साल बीतते गए, इसके ऊपर दूसरी लेयर बनी। ठीक है, फिर तीसरी लेयर बनती गई, और फिर ये समय के साथ में टेम्परेचर की वजह से, है ना, हीट की वजह से, उसकी डेंसिटी बढ़ने की वजह से कठोर होती गई, तो ये रॉक क्या बन जाती है, सेडिमेंटरी। ठीक है, क्या बन जाती है, अवसादी चट्टान बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको इग्नियस और अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पता चल गया। अब अपन थर्ड पे आते हैं, क्या, मेटामॉर्फिक पे। मेटामॉर्फिक कैसे बनती है आपकी, या रूपांतरित कैसे बनती है, समय के साथ अगर ये चट्टान, है ना, नीचे दब गई और एस्थेनोस्फीयर में चली गई। आपको वॉल्केनिज्म में बताया था, अर्थ की अपनी इंटीरियर स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल और कोर बताया था आपको, और नीचे कैसा है बताया था आपको कि बहुत गर्म है, एस्थेनोस्फीयर है ना, और उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्रस्ट अपनी तैर रही है। ठीक है,
तो मान लो अगर ये वाली जो आपकी प्लेट है या क्रस्ट है अगर नीचे चली जाए तो क्या होगा, ये भी पिघल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली नीचे जाके पिघल गई। ठीक है, और फिर वापस कैसे आ सकती है, आग्नेय चट्टान में आ जाती है। ठीक है, तो ये जो नीचे दबेगी जब और टेम्परेचर और हीट बहुत ज्यादा पड़ेगी, है ना, तो ये उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देगी। ठीक है, यानी अपना रूप बदल लेगी। इसलिए अपन इस रॉक को क्या बोल रहे हैं, रूपांतरित। कौन सी रॉक है ये, रूपांतरित। ठीक है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, मेटामॉर्फिक। समझ में आया? ये नीचे कैसे जाएगी? नीचे ऐसे जाएगी, ये आपकी क्रस्ट है। ठीक है, और आपको बताया था मैंने अपसरण और अभिसरण, यानी कि प्लेटें अपने एक दूसरे के पास में आती है और एक दूसरे के दूर जाती है। तो मान लो अगर यहाँ पे बनी हुई है आपकी सेडिमेंटरी रॉक या चट्टाने बनी हुई है, बनेगी तो क्रस्ट पे ही। एक्चुअल में क्रस्ट क्या है, चट्टानी तो है पूरी। क्रस्ट क्या है, उसको रॉक स्पीयर भी बोल सकते हैं अपन, जो क्रस्ट है उसको। तो जब ये इनका अभिसरण होता है, ठीक है, तो एक प्लेट किसी न किसी दूसरी प्लेट पे क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है या धंस जाती है। ठीक है, तो उसके साथ में रॉक्स भी तो जाएगी, पूरा क्रस्ट जाएगा ना। और फिर नीचे जो आपका एस्थेनोस्फीयर में क्या बन जाता है, मैग्मा चेंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाती है, पिघल जाती है और वापस वॉल्केनो के रूप में आ सकती है। अब अपन पिछली स्लाइड पे आए, देखो क्या बनी आपकी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से ही आपकी कौन सी बनी है, अवसादी चट्टान। इग्नियस रॉक्स से ही आपकी कौन सी बनी है, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, और इग्नियस या सेडिमेंटरी दोनों ही रॉक्स अगर दब जाए समय के साथ, कहा एस्थेनोस्फीयर में नहीं गई है अभी, है ना, केवल बहुत सारी लेयर्स ऊपर बन गई है। ठीक है, अपन जैसे अभी यहाँ पर है, अपने ऊपर बहुत सारा मलबा आकर गिर जाएगा, बहुत सारा लेयर, तो अपना रूप तो बदल ही जाएगा ना। तो उससे क्या होगा, रूपांतरित चट्टाने बन जाएगी। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान से वापस कौन सी रॉक बन सकती है, इग्नियस रॉक भी बन सकती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको अपन क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। क्यों कहते हैं, समझ में आया? क्योंकि इग्नियस रॉक से कौन सी बनती है, सेडिमेंटरी रॉक, है ना, और इग्नियस रॉक से आपकी मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, और सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक की वजह से वापस इग्नियस रॉक भी बन सकती है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ना। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उसमें पहला कॉन्सेप्ट अपन ने क्या उठाया कि रॉक क्या होता है। ठीक है, तो कोई सा भी हार्ड या सॉफ्ट मटेरियल जो है अर्थ पे, वो रॉक हो सकता है। ठीक है, जैसे एलिमेंट से मिलने के बाद में, एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिनरल्स। ठीक है, और मिनरल्स आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, रॉक। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बताइए। ठीक है, जो फेल्डस्पार, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, तो फेल्डस्पार और क्वार्ट्जाइट, ये कंपाउंड ये मिनरल सबसे ज्यादा रहते हैं रॉक्स में। कौन कौन से, फेल्डस्पार और कोई सी भी रॉक्स हो, हाँ, मतलब जितनी दुनिया में रॉक्स हैं, फेल्डस्पार और क्वार्ट्जाइट क्या है, ज्यादा है। ये जैसे मैंने बताया ना कि एलिमेंट से क्या बना अपना, मिनरल। ठीक है, और मिनरल से ही क्या बन रहा है, रॉक बन रही है। तो मिनरल्स कौन कौन से ज्यादा है आपके, फेल्डस्पार और क्वार्ट्जाइट। फेल्डस्पार का, फेल्डस्पार का हिंदी में कैसे नाम बता सकते हैं, वो तो एलिमेंट्स है ना, उनके नाम इंग्लिश में ही है। अब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही बोलेंगे। अच्छा, ऐसा बोलो ना, उनकी स्पेलिंग बता दो सर। आप अभी थोड़ी देर से आए ना, तो एकदम से कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, ओवरऑल अपन अर्थ की बात करें। ठीक है,
ओवरऑल हम अर्थ की बात करें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से ये हो सकते हैं एलिमेंट्स, आयरन, ठीक है, कुछ मेन देखें हम, आयरन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सिलिकॉन है। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल है, आयरन। मतलब जितनी क्रस्ट देख लो आप, मेंटल देख लो, कोर देख लो, है ना, तो सबसे ज्यादा क्या है, आयरन। कोर तो पूरा क्या है, आयरन से ही बना हुआ है, अपन ने देखा था नीफे। तो एक काम करते हैं, वाली क्लास को अपन थोड़ा सा कर ही लेते, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं जिनको इंटीरियर स्ट्रक्चर नहीं पता है, ठीक है, तो बताना जरूरी है। फिर अपन ये रॉक वाले चैप्टर पे वापस आए। देखो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और इसकी मैंने ऐसी स्लाइड काट ली, जैसे तरबूज को आप बीच में से काटते हो ना, वैसे अर्थ की स्लाइड इमेजिन करो, ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया बाहर। तो हमने अर्थ को ना कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला भाग रहता है, जिसपे हम चल फिर रहे हैं अभी फिलहाल, जिसपे अपन पैर रख के चल लेते हैं, वो क्या होती है, क्रस्ट। क्या होती है, क्रस्ट, ठीक है। इससे नीचे आप जाओगे लगभग 70-80 किलोमीटर राउंड, ठीक है, तो क्या चालू हो जाएगा, मेंटल। क्या चालू हो जाएगा, मेंटल। और जो सबसे अंदर वाला भाग रहता है, मेंटल थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जो सबसे अंदर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं हम, कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्रस्ट, ठीक है, मेंटल और कोर। समझ में आया, अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे पतला है, मेंटल सबसे मोटा है। समझ में आया। अब देखो जो क्रस्ट है, उसको हम सियाल भी कहते थे, सियाल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, सियाल। क्यों, क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा है। जैसे हम क्रस्ट को सियाल कह रहे हैं, वैसे ही मेंटल को हम क्या कहते थे, सीमा। क्या कहते हैं, सीमा। क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका तो है ही है, ठीक है, और क्या है, मैग्नीशियम। एनजी लिख दे रहा हूं मैं ना, अंडरस्टूड है, समझ में आया। और वैसे ही कोर, कोर को क्या कहते थे हम, नीफे। क्या कहते हैं, नीफे। क्योंकि इसमें क्या ज्यादा है, निकिल और फेरस, है ना। ये थोड़ा शॉर्ट में इंटीरियर स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अर्थ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं मेनली, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में हम क्रस्ट को सियाल भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा है, ठीक है। मेंटल को हम सीमा भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा है। और कोर को हम नीफे भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें निकिल और फेरस ज्यादा है। फेरस यानी क्या होता है, फेरस यानी क्या होता है, हाँ, आयरन, लोहा, ठीक है। चलो वो वाला घर पे ही है। देखो क्या होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से स्टडी की है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्टों को क्रस्ट नाम देना था, क्रस्टर दे दिया, कुछ को सियाल देना था, सियाल दे दिया, ठीक है एक ही चीज। समझ में आया, ओके। अब एस्थेनोस्फीयर की क्या पिक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ।
एक्चुअल में क्या है कि हमारी क्रस्ट जो है वो कुछ प्लेटों में टूटी हुई है, और प्लेट किसको बोलते हैं? पूरा क्रस्ट और मेंटल का अपर भाग, ये मिलके क्या बनाता है? प्लेट। क्या बनाता है? प्लेट। ठीक है, और प्लेट के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर, ये वाला भाग। ठीक है, क्रस्ट को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर। तो प्लेट क्या होती है? पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर वाला भाग क्या होता है? मिलके क्या बनाता है? प्लेट। समझ में आ गया? पहले तो देखो, फिर से देखते हैं। अर्थ को कितने भागों में बांटा है अपन ने? सबसे ऊपर वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला को। क्रस्ट को अपन क्या कह सकते हैं? सियाल। ठीक है, और मेंटल को और कोर को नीफे। ये समझ में आ गया? अब क्रस्ट को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, अपर क्रस्ट, और मेंटल को भी दो भागों में बांट सकते हैं, अपर मेंटल और, ठीक है, और कोर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, अपर कोर और लोअर कोर। अब प्लेट क्या होती है? पूरा का पूरा क्रस्ट, यानी कि उसमें अपर क्रस्ट भी आ गया और लोअर क्रस्ट भी आ गया। ठीक है, और अपर मेंटल का अपर पार्ट, अपर मेंटल का अपर पार्ट, ये मिलके क्या बनाता है? प्लेट। ठीक है, क्या बनाता है? प्लेट। ठीक है, और प्लेट के जस्ट नीचे क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर रहता है। क्या रहता है? एस्थेनोस्फीयर। यानी इस पे पूरी एक क्लास हुई थी 1 घंटे की। ठीक है, पर अब आपके लिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसको फिर से थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कैसा रहता है आपका? थोड़ा मोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसके ऊपर प्लेट क्या करती है? तैरती रहती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अपन ने क्या देखा? कोर किससे बना हुआ है? निकिल और फेरस, आयरन से। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है? आयरन ही है। ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? और ये रॉक वाला कि इसको वापस से बता दूं? इसको वापस से बता देता हूं। ठीक है, देखो अभी हमने क्या देखा? क्रस्ट, मेंटल और कोर, प्लेट और एस्थेनोस्फीयर देखा। ठीक है, क्या होता है कि वॉल्केनो, वॉल्केनो यानी क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे आते हैं? जो आपका एस्थेनोस्फीयर है ना, वो बहुत गर्म है। क्या है वो? बहुत गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि एक तो अर्थ के नीचे जाने पे हीट बढ़ जाती है, दूसरा वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या है? बहुत गर्म है। इसलिए वहां पे क्या बन जाते हैं? मान लो ये नीचे वाला पार्ट क्या है आपका? एस्थेनोस्फीयर है। क्या है ये? एस्थेनोस्फीयर। तो यहाँ पे बहुत गर्मी की वजह से क्या बन जाते हैं? मैग्मा चेम्बर। यानी कि एक जगह पे बहुत ज्यादा हीट हुई तो क्या बन जाता है वो? मैग्मा चेम्बर। हीट बढ़ने का एक और रीजन क्या है? प्लेट मैंने बोला तैर रही है, किस पे? एस्थेनोस्फीयर पे तैर रही है, यानी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रहा होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन होगा, घर्षण हो रहा होगा, और घर्षण होने की वजह से गर्मी भी पैदा होगी। ठीक है, तो उस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है का? एस्थेनोस्फीयर में, और क्या बन जाते हैं? मैग्मा चेम्बर। ठीक है, और यही से फिर हीट जब एक जगह इकट्ठा हुई है तो एस्केप करने का कोशिश करेगी, यानी कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से उसको जहां से जगह मिलती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, और उसी वजह से क्या आ जाता है? वॉल्केनो। ठीक है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो वो क्या रहता है? लावा। लावा बोलते हैं हम उसको। लावा बाहर आके क्या होता है? जम जाता है। ठीक है, ये वॉल्केनिज्म थोड़ा सा शॉर्ट में देख लिया अपन ने। लावा बाहर आके क्या होता है? वॉल्केनोज में से लावा बाहर, मैग्मा बाहर आके क्या हो जाता है? जम जाता है लावा के रूप में। ठीक है, जम के फिर ये क्या बना लेता है? रॉक। जमने के बाद में क्या बना लेता है? रॉक। अब देखो ये बहुत ज्यादा गर्म था,
है ना, मैग्मा चेंबर, और वहीं से बाहर आया है और फिर जमा है, इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया, इग्नियस रॉक। क्या दे दिया हमने उसका नाम, इग्नियस रॉक। हिंदी में क्या, आग्नेय। इग्नियस का मतलब भी आग ही होता है, और हिंदी में तो आग्नेय है ही, नाम से हम समझ सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स होगी कौन सी। ठीक है, अब देखो ये बहुत गरम गरम आता है ना, तो इनके बीच में लेयर्स बनती ही नहीं है। समझ रहे हो, शहद के ऊपर शहद को डालोगे तो लेयर्स बनेगी क्या, नहीं बनती है ना, वैसे। तो इग्नियस रॉक्स में लेयर्स नहीं रहती है। ठीक है, आपने एकदम काला पत्थर देखा होगा कहीं पे, है ना, काला पत्थर आपस में, मतलब उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसमें लेयर्स दिखती है क्या, नहीं ना, क्योंकि इग्नियस रॉक का टुकड़ा होगा कोई सा ना कोई सा। समझ में आ रहा है। और भूरा पत्थर देखोगे आप कहीं पे, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे ऐसे 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 पत्थर दिखते होंगे ना आपको, पत्थर रहता है उसके बीच में आपको लेयर्स दिखती है, ऐसे देखा होगा ना, अनुभव किया होगा, वो सेडिमेंटरी रॉक है। ठीक है, समझते वो कैसा बन रहा है। ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। इग्नियस रॉक बनने तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई कैसी बन रही है। मैग्मा चैम्बर में से आपका जो मैग्मा है वो बाहर आया, लावा के रूप में जम गया, तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया। अब देखो प्रकृति में कंटिन्यू क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग यानी क्या होता है ना, क्षरण हो रहा है। किससे हो रहा है, या तो नदियों से हो सकता है, हवा से हो सकता है, गर्मी से हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, जिन भी वजह से हो रहा है। लेकिन ये सब चट्टानें क्या होती है, घिसती रहती है कंटिन्यू। कौन सी, कोई सी भी, इग्नियस, सेडिमेंटरी वगैरह वगैरह सब। लेकिन अभी फिलहाल तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, आपकी प्राइमरी रॉक है, सबसे पहले बनी है, क्योंकि लाइफ के भी पहले, है ना, लाइफ के भी पहले, यानी कि जीवन भी नहीं था पृथ्वी पे तब से ये रॉक है, इग्नियस रॉक। ठीक है, तो देखो ये इग्नियस रॉक बनी, फिर इसके हवा की वजह से क्या होता गया, वेदरिंग होते गई, क्षरण होते गया, फिर ये हवा आई, यहां से घिस के उसके पार्टिकल्स को यहाँ पे जमा दिया, कुछ पार्टिकल्स। रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत सारे दिनों में फिर और जमता गया। तो देखो ये पहले जमा था ये वाला भाग, नीचे वाला, और जमने के बाद पत्थर बन गया, उसके ऊपर फिर बाद में और ऊपर वाला भाग जमा, डिपोजिशन हुआ उसका। ठीक है, तो उस वजह से सेडिमेंट्री रॉक में क्या रहती है, आपके लेयर्स रहती है। समझ में आया। फिर और थर्ड आया, तो फिर ये जम गया। तो इस तरीके से क्या बनती है आपकी सेडिमेंटरी रॉक, अवसादी चट्टानें। समझ में आ गया, ठीक है। इस इग्नियस रॉक्स में लेयर्स है क्या, सेडिमेंटरी में है ना। तो देखो सेडिमेंटरी में आपको यहाँ पे जो आपके इग्नियस रॉक्स है, यहाँ पे आपको मिनरल्स कैसे मिल सकते हैं, लोहा, कॉपर, है ना, ऐसे जो धात्विक खनिज है। ठीक है, लेकिन सेडिमेंटरी में आपको फॉसिल्स भी मिल सकते हैं, यानी कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे लेयर्स बनी ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, लेयर्स बनी। तो जब जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर बनी, ठीक है, फिर यहाँ पे लाइफ ने जन्म लिया होगा, पेड़ पौधे रहे होंगे वगैरह वगैरह जो भी, फिर दुनिया खत्म हुई, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनी, है ना, तो वो सब कैसे हुई, नीचे दब गए। तो जो सेडिमेंटरी आपकी रॉक्स है, वहां से आपको फॉसिल्स, कोयला वगैरह ये सब चीजें मिल जाती है ना, जबकि जो, हाँ अभी तो ये अपन ने केवल उसके प्राइमरी 3 देख रहे हैं, अभी तो अपने को ये देखना बाकी है, ये मेन उसका डिवाइडेशन है, आर्कियन, ये समय के हिसाब से अपन ने डिवाइडेशन किया है, और ये उसके मैकेनिज्म के हिसाब से किया है। ठीक है, और ये अपने टाइम के हिसाब से किया है, कि सबसे पहले आपके आर्कियन रॉक्स आई, उसके बाद में धारवाड़ रॉक बनी, धारवाड़ से आपकी कुड़प्पा रॉक बनी, कुड़प्पा से फिर आपकी विंध्य रॉक बनी, उसके बाद कार्बोनीफेरस बनी, गोंडवाना बनी, डक्कन बनी, और सबसे नई रॉक कौन सी है, टर्शरी। तो जो सबसे नई है ना, टर्शरी, डेक्कन, गोंडवाना, यहाँ पे आपको कोयला, ठीक है, जो आपके पेट्रोलियम, ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, जो आपकी शुरू की आर्कियन, धारवाड़, यहाँ पे आपको धात्विक खनिज मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोयला वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो बीच वाली है, विंध्यन, कुड़प्पा, कार्बोनिफेरस, यहाँ पे आपको चूना पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारी चीजें मिल जाएगी।
है ना। हर चीज के पीछे कोई रीजन रहता है, बस वो रीजन अपने को पता चल गया तो अपनी स्टडी सही ट्रैक पे जा रही है। अभी तो अपन इनिशियल स्टेज में है, तो अभी अपन वहां पे नहीं कूदते हैं। पहले अपन ये तो समझ ले इग्नियस क्या, फिर बार बार वहां पे वर्ड आएंगे कि आर्कियन रॉक्स आर द इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, नीस वगैरह, तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे सर इग्नियस रॉक क्या है। ठीक है, तो पहले अपन समझ ले इग्नियस क्या है, सेडिमेंट्री क्या है और मेटामॉर्फिक क्या है। इग्नियस समझ में आ गया, सेडिमेंटरी समझ में आ गया। अब मान लो ये दोनों चट्टाने समय के साथ में बहुत नीचे धंस गई, उसके ऊपर दूसरे मटेरियल आ गए, है ना, दूसरी रॉक्स आ गई वगैरह वगैरह, जो भी भूकंप की वजह से कई भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो समय के साथ में जब ये बहुत नीचे चल जाएगी तो उसके ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये रॉक्स क्या रहती है, अपना जो केमिकल कंपोजिशन रहती है वो पूरा चेंज कर देती है, यानी अपना रूप बदल लेती है। समझ में आया? तो उससे क्या बन जाती है आपकी, ये तो सेडिमेंटरी बन गई आपकी, और फिर दोनों से मिलकर क्या बन सकती है आपकी, मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रूप उसका चेंज हो जाएगा, जो भी उसके केमिकल कंपोनेंट वगैरह है वो सब चेंज हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई डेंसिटी। समझ में आ गया? इग्नियस से सेडिमेंटरी भी बन सकती है और मेटामॉर्फिक भी। कुछ कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। नहीं, उसके बाद में ये वाली प्रोसेस में अगर ये चले गए, ये सारी रॉक्स, ये दोनों प्लेट्स अगर आपस में टकराई, एक प्लेट नीचे गई, उसके साथ में सेडिमेंटरी हो या इग्नियस हो, है ना, या मेटामॉर्फिक हो, नीचे धस गई, ठीक है, और मैग्मा चेंबर में चली गई, तो वापस से कौन सी रॉक बन जाएगी, यहाँ पे वोल्केनो के थ्रू इग्नियस रॉक बन जाएगी, आग्नेय चट्टान बन जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत तो अभी पूछो। दो प्लेट वो कोई सी भी हो सकती है, एक्चुअली मैंने प्लेट टेक्टोनिक भी पढ़ा दिया है। देखो प्लेट टेक्टोनिक में समझा, तो अभी मैंने आपको बताया प्लेट होता क्या। ठीक है, मान लो ये पूरी प्लेट है, ये पूरी प्लेट है, ठीक है, नीचे आपका क्या है, मैग्मा चेंबर है। क्या है आपका? मैग्मा चेंबर है। उससे कंटिन्यू क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही है, हीट वेव्स, या अपन उसे कहे करंट्स निकल रही है। करंट भी तो वही है, क्या निकल रही है, करंट निकल रही है। अभी ये थोड़ी क्लास थोड़ी हेवी जा रही है, अब थोड़ा रिलैक्स मोड में रहना है ना, क्योंकि उसका डाउट क्लियर करना भी जरूरी है, कौन सी प्लेट प्लेट कैसे बन रही है। ठीक है, तो ये करंट निकल रही है, ठीक है, तो देखो ये बार बार क्या कर रही है, वहां पे प्रेशर डाल रही है। क्या डाल रही है? प्रेशर। तो इसमें क्रैक हो जाता है। जैसे ये कोई प्लेट है ना, इसके नीचे से कन्वेक्शन करंट चल रही है इस तरीके से, ऐसी बार बार रोज रोज, इसकी वजह से भूकंप भी आता है। ठीक है, अब ये बार बार प्रेशर डाल रहा है यहाँ पे, तो एक समय आ गया कि ये क्या हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी, तो फिर ये प्लेट के दो भाग हो जाएंगे, एक प्लेट इधर चली जाएगी, एक प्लेट इधर। ठीक है, ये ऐसी प्लेट्स को अपन कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अपसरण, एक दूसरे से दूर जा रही है। और कुछ जगह पे ऐसा होता है, अब ये कहीं पे जा रही है ना, यहां से दूर हट रही है, तो किसी दूसरी प्लेट के पास भी तो आ रही होगी, ठीक है, कहीं पे तो पास भी तो आ रही होगी। ठीक है, तो ये दूसरी जगह पे जाके किसी प्लेट से मिल जाती है, टकरा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है कन्वर्जेंट। इसे हम कहते हैं अभिसारी, एक दूसरे के पास आ रही है, और अपसारी, एक दूसरे के दूर जा रही है। जब एक दूसरे के पास में आती है तो डिपेंड करता है कौन सी प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो उसका वेट भी ज्यादा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो ओशनिक प्लेट्स रहती है उनकी डेंसिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी वो प्लेट क्या होगी, धंस जाएगी नीचे, क्या होगा, उसके नीचे चली जाएगी। ये दो चीजें आपस में टकरा रही है बार बार। ठीक है, तो बार बार टकराएगी तो एक चीज ऊपर जाएगी, एक चीज नीचे जाएगी। अब जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे चल जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से प्लेट हो सकती है। अब ऐसी प्लेट्स बहुत सारी है, इंडो ओशियनिक प्लेट है आपकी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, उसके बाद में नास्का, छोटी प्लेटों में देखे तो नास्का प्लेट है, कोकोस प्लेट है।
है ना। उसके बाद में मतलब बहुत सारी अरेबियन प्लेट है, बहुत सारी प्लेटें ऐसी बनी हुई हैं, ठीक है। मैग्नेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। कौन सा? तो देखो अर्थ है, अर्थ मतलब अब जाने दो, वो फिर और ज्यादा डीप में चला जाएगा ठीक है, इतना तो समझ में आया ना आपको। अब मान लो अगर यहाँ पे कोई सेडिमेंटरी या फिर कोई मेटामॉर्फिक रॉक रहती और फिर ये नीचे जाती मैग्मा चेंबर में, ठीक है, यहाँ पिघल जाएगी वो और किसी न किसी वॉल्केनिक तरीके से और वापस आ जाएगी, तो बन गई ना प्लेट आपकी रॉक। तो यहाँ पे अपने, तो ये रॉक फिर से बन सकती है ना इग्नियस रॉक, यानी कॉन्सेप्ट समझ में आया। इग्नियस रॉक से आपकी सेडिमेंटरी रॉक भी बन रही है, आपके मेटामॉर्फिक रॉक भी बन रही है, और इन दोनों रॉक्स की वजह से इग्नियस रॉक्स भी बन रही है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, सब एक दूसरे की वजह से बन सकते हैं। तो इसे हम क्या, इसी को हमने क्या कहा, रॉक साइकिल। समझ में आया रॉक साइकिल? आ गया? कोई कंफ्यूजन हो, डाउट वगैरह पूछो, पूछा करो डाउट। ठीक है, आगे बढ़े फिर क्लास में। साइक्लोन का मतलब इसको बंद कर दो सर।